हेलो एवरीवन। आज हम हमारी क्लास में स्पिरिट गेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे और साइन बार के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के पिछले क्लास में हमने बिविल प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा था। ये उसी का डायग्राम है बिविल प्रोटेक्टर का। तो बिविल प्रोटेक्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर एंगल को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसमें जो डिविजन्स जो रहते हैं प्रोटेक्टर उसको हम कैसे रीड करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली लेक्चर में हमने जानकारी लिया था। तो आज हम हमारी क्लास में स्पिरिट गेज के बारे में साइन बार के बारे में हम जानकारी लेंगे, स्पिरिट लेवल के बारे में हम जानकारी लेंगे। इससे पहले तक के लेक्चर में हमने जानकारी लिया था वर्नियर बिविल प्रोटेक्टर का, जिसमें कि हमने एक वॉच हमने लिया था एग्जाम्पल के तौर पे, और उस वॉच पे हमने जो पॉइंट जो रहता है उसको हमने एक पॉइंट कंसिडर करके उसके सराउंडिंग में 360 डिग्री का एक सर्कल हमने बनाया था। और उस वॉच को हमने जो कंसिडर किया था उसमें 12 डिवीज़न थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 डिवीज़न्स थे। और उन 12 डिवीज़न्स में से अगर एक डिवीज़न की अगर हम बात करें, जैसे 1 से 2 के बीच का या 2 से 3 के बीच का, जैसे इस प्रकार से अगर हम बात करें, ये देखिए इस प्रकार से अगर हम बात करें तो वो जो डिवीज़न्स थे, वो जो डिवीज़न्स रहेंगे वो हर एक डिवीज़न्स 30 डिग्री के रहेंगे। अब उस 30 डिग्री को अगर हम और ज़्यादा रिजॉल्व करें और ज़्यादा क्लियर करें तो उस 30 डिग्री में क्या होते हैं, 1 आवर्स होते हैं, 1 घंटे होते हैं। तो उस 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। और हर एक मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट काउंट जो है वो 1/12 इक्वल्स टू 61 डिग्री, मतलब देखिए ये है ना 60 मिनट्स बाई 12 इक्वल्स टू 5 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पर एक जो घंटे में जो दूरी रहती है 1 से 2 के बीच में, उसे हम क्या बोल सकते हैं, 5 मिनट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया। तो मिनट को जो है हम 1 डैश से डिनोट करते हैं और सेकंड को हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, हमने पिछली क्लास में वर्नियर बिविल प्रोटेक्टर हमने देखा था। आज की क्लास में हम साइन बार देखेंगे। साइन बार होता क्या है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होता है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस मटेरियल का बनता है, ये सारी जानकारी हम लेंगे आज हमारे इस लेक्चर में। ओके, तो देखते हैं कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ साइन बार। साइन बार आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी एक्यूरेटली विद इन द वेरी क्लोज लिमिट। दिस आर मेड फ्रॉम हाई कार्बन, हाई क्रोमियम, कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील एंड हार्डन ग्राउंड एंड स्टेबलाइज्ड। तो साइन बार जो होते हैं वो किसी भी एंगल को मेजर करने के काम आते हैं, और ये हाई स्पीड स्टील और हाई क्रोमियम, कोरोजन रेजिस्टेंस और हाई ग्राउंडेड स्टेबलाइज्ड स्टील से बनाया जाता है। द साइन बार कंसिस्ट ऑफ टू रोलर्स of same diameter attached on both ends whose axes are mutually parallel to each other। साइन बार में 2 रोलर रहते हैं जो कि फिक्स्ड रहते हैं, वो रोल नहीं होते, घूमते नहीं है रोलर की तरह, वो फिक्स्ड रहते हैं। और दोनों जो रहते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उनका जो सेंटर जो रहता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है, और म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर रहता है। ओके, तो हम दोनों साइन बार को ए और बी से हम यहाँ पर साइन बार दो ग्रेड में होते हैं, ए और बी ग्रेड में होते हैं। ए ग्रेड का देखिए यहाँ पर साइन बार के बारे में बताया गया है कि ए ग्रेड का जो साइन बार रहता है उसकी जो एक्यूरेसी रहती है, एक्यूरेट एंड ग्रेजुएटेड अप टू 0.01 mm। तो जो उसकी एक्यूरेसी रहती है वो 0.01 mm तक के पर मीटर लेंथ की रहती है। और जो बी ग्रेड का जो साइन बार रहता है उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो कितनी होती है, 0.02 mm लेंथ की, है ना। तो देयर आर जो होल्स रहते हैं, देखिए होल्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर आर रिलीफ होल्स हैव no functional use। These holes are drilled in order to produce weight to facilitate handling। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो साइन बार जो होता है, इस साइन बार में जो होल्स जो बनाए हुए रहते हैं तो वो होल्स को हम क्या बोलते हैं, रिलीफ होल्स बोलते हैं। और इन रिलीफ होल्स का क्या काम रहता है, उसको हैंडल करना, फैसिलिटेट करना, उसके वेट को कम करना, ये सारे उसके काम रहते हैं। जो होल्स रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइन बार के होल्स को रिलीफ होल्स बोलते हैं। The surface plate is made perfectly horizontal by adjusting the leveling screw। तो यहाँ पर सरफेस जो रहता है उस सरफेस प्लेट को हम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल करते हैं, और उसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए हम यहाँ पर स्लिप गेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं। स्लिप गेजेस क्या होता है वो भी हम लोग अभी देख लेंगे।
One of the cylinder or roller of sine bar is placed on the surface plate and the other roller is placed on the pile of the slip gauges of the height h. तो यहाँ पर बताया गया है कि एक जो है वो सरफेस रोलर जो है साइन बार का, उसे हम ग्राउंड में रखते हैं और दूसरा जो सरफेस रोलर रहता है उसे हम ऑब्जेक्ट पे रखते हैं जिसका कि हमें एंगल मेज़र करना है या हाइट को मेज़र करना है। तो लेट द साइन बार बी सेट एट एन एंगल थीटा देन साइन थीटा इक्वल्स टू एच बाई एल। तो यहाँ पर देखिए किसी भी एक एंगल पर हम उसे क्या करें, सपोर्ट दे दिए हैं। एक जो है उसका रोलर वो ज़मीन पर रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, और दूसरा जो रोलर है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हम रखे हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, फॉर बेटर रिजल्ट बोथ द रोलर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन स्लिप गेजेस ऑफ हाइट h1 एंड h2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर बताया गया है कि दोनों रोलर जो है उन्हें उसको हम स्लिप गेजेस में अगर रखते हैं h1 एंड h2 रिस्पेक्टिवली तो हमारे थीटा की वैल्यू बहुत अच्छे से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू h2 माइनस h1 बाई एल। तो ये देखिए इस प्रकार से साइन बार होता है ना। दो रोलर्स इसमें लगे रहते हैं, जो कि दो रोलर्स फिक्स्ड रहते हैं, ये ऐसे आगे पीछे नहीं रोल नहीं होते हैं रोलर की तरह, ये फिक्स्ड होते हैं। और देखिए यहाँ पर 3 होल्स रहते हैं जिन्हें कि हम रिलीफ होल्स बोलते हैं। तो इसका हम आइए डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए ये हो गया स्लिप गेजेस। ओके, तो देखिए स्लिप गेजेस में क्या है, देखिए यहाँ पर रिलीफ होल्स हैं, 2 रोलर्स हैं, और ये जो सपोर्ट जो दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, स्लिप गेजेस बोलेंगे, स्लिप गेजेस बोलेंगे। और हम इसे क्या बोलेंगे, साइन बार बोलेंगे। ठीक है, तो ये साइन बार क्या करता है, हाइट या एंगल को मेजर करने के काम आता है। इसे हम क्या बोलेंगे, साइन बार बोलेंगे। साइन बार के ये देखिए ये हो गया स्लिप गेजेस। ओके, जिसको कि हम साइन बार के नीचे रखते हैं। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए उसके पोजीशन को हम एडजस्ट करने के लिए साइन बार को हम सपोर्ट में लगाते हैं। देखते हैं साइन बार के, ये देखिए साइन बार का और एक पिक्चर है। ये देखिए छोटे छोटे जो होल्स हैं इसे हम रिलीफ होल्स बोलते हैं। ये 2 रोलर्स लगे हुए हैं। ओके, ये स्लिप गेजेस है। स्लिप गेजेस का मैंने पिक्चर आप लोगों को, ये देखिए स्लिप गेजेस हैं, ऐसे पतले पतले रहते हैं स्लिप गेजेस। ये ब्लेड की तरह धार रहते हैं, बहुत ही पतले से लेकर के फिर बहुत ही 6.5 mm तक के आते हैं। ये बहुत ही महंगे रहते हैं। और ये इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है, इसका जो मटेरियल रहता है वो हाई स्पीड स्टील या हाई क्रोमियम स्टील की रहती है। बहुत ही लस्टर अपीयरेंस रहता है, हाई डेंसिटी रहता है और बहुत ज़्यादा हैवी वेट का रहता है ये स्लिप गेजेस। अब आगे देखते हैं, ये देखिए ये साइन बार हो गया। आगे देखते हैं ये साइन बार का जो भी पर्टिकुलरली, ये देखिए इस प्रकार से हम इसे रख सकते हैं। ये हो गया आपका स्लिप गेजेस, पतली पतली पट्टियां हो गई छोटी, उसके बाद में बढ़ते क्रम में फिर उसका ये सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा आपका स्लिप गेज रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करने की या जो इसका मैकेनिज्म है उसके बारे में अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ये वर्क पीस है, वर्क पीस, और ये छोटा एच हो गया, छोटा स्लिप गेज, ये बड़ा स्लिप गेज, छोटे वाले को हम स्मॉल एच बोलेंगे, बड़े वाले को कैपिटल एच। ये रिलीफ होल्स हो गया। ये रोलर को हम ए बी एक्स वाई कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। तो सेंटर टू सेंटर हम डिस्टेंस लेंगे रोलर ए से लेकर के रोलर बी का। तो दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल, मतलब कि लेंथ से हम डिनोट करते हैं। वर्कपीस का देखिए जो एंगल हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, थीटा। तो इस प्रकार से हमें एडजस्ट करना होगा। इसको हम रोलर कहेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, गेज ब्लॉक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बना हुआ है इस एंगल को निकालने के लिए। इस प्रकार का देखिए एक एंगल जैसा बन गया है। तो इसके एंगल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि O1 है, O2 है, और यहाँ पर क्या चीज़ है, लेंथ है L। ओके, तो इस लेंथ L को देखिए यहाँ पर एक स्लिप गेजेस के ऊपर में रखा हुआ है जिसकी की हाइट H1 H2 यहाँ पर बताई जा रही है, साइन बार विथ सरफेस प्लेट। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, H/L भी हो सकता है। H आपका हाइट हो गया और L आपका लेंथ हो गया रोलर 1 से रोलर सेकंड के बीच का, सेंटर टू सेंटर। साइन थीटा इक्वल्स टू ये एक और फॉर्मूला है H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई L। यहाँ पर टिग्नोमेट्री अगर हम इक्वेशन टिग्नोमेट्रिक फॉर्म लगाते हैं O1 O2 A साइन थीटा इक्वल्स टू O2A बाई O1 O2 इक्वल्स टू H2 माइनस H1 बाई L। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स H2 माइनस H1 बाई L। एप्लीकेशन ऑफ साइन बार, साइन बार के उपयोग। तो देखिए यहाँ पर साइन बार हमने देख लिया है। साइन बार ये होता है साइन बार, इससे हम एंगल या हाइट हम मेज़र कर सकते हैं। और ये होता है स्लिप गेजेस, उसको एडजस्ट करने के लिए अगर बहुत ही पतला सा अगर उसमें पैकिंग अगर हमें देने की ज़रूरत पड़ी तो हम स्लिप गेज से हम उसमें पैकिंग भी दे सकते हैं। ये हो गया स्लिप गेजेस, ये हो गया बीविल प्रोटेक्टर, ये हो गया साइन बार, ये हो गया साइन बार का देखिए मैकेनिज्म हो गया। ये रिलीफ होल्स हो गए,
ये वर्क पीस हो गया, रोलर, गेज ब्लॉक, रिलीफ होल्स, ये सारा चीज़ हो गया। और ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन ऑफ साइन बार। साइन बार के क्या क्या उपयोग होते हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला उपयोग है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज्ड फॉर मेजरिंग नोन एंगल और लोकेटिंग एनी वर्क टू ए गिवन एंगल। यूज्ड फॉर मेजरिंग नोन एंगल और लोकेटिंग एनी वर्क टू अ गिवन एंगल, मतलब कि हमें कोई अननोन एंगल को हम इसमें मेजर भी कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं कोई भी एक गिवन एंगल को। सेकंड पॉइंट है, कोई भी एक अननोन एंगल को हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यूज फॉर सेटिंग विथ वर्नियर हाइट गेज एंड माइक्रोमीटर, मतलब कि इसका वर्नियर हाइट गेज या माइक्रोमीटर के स्ट्रेटनेस को सेटअप करने के भी काम आता है ये साइन बार। चौथा पॉइंट है यूज टू फाइंड एक्सटर्नल टेपर, मतलब एक्सटर्नल टेपरनेस को भी ये फाइंड करने के काम आता है, मतलब आगे से सकरा और पीछे से उसकी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेपर कहेंगे। ठीक है, एक चौकोन किस्म का रहता है, बट उसका सामने का जो हिस्सा रहता है वो क्या रहता है, पतला रहता है, सकरा रहता है, नैरो रहता है, बट पीछे का जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है, रिलीफ होल्स हैव नो फंक्शनल यूज, रिलीफ होल्स आर ड्रिल्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेट एंड टू फैसिलिटेट हैंडलिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो रिलीफ होल्स जो बनाए जाते हैं ये इस मटेरियल, इस साइन बार को हल्का करने के लिए और अच्छे से इसे हैंडल और फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये होल्स को ड्रिल करके हम इसे बनाते हैं। और ये जो साइन बार रहता है हाई स्पीड स्टील का बनता है। ये हाई स्पीड स्टील का इसलिए बनता है क्योंकि ये हैवी वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, हैवी ड्यूटी होता है, रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है, इसलिए हम इसे हाई स्पीड स्टील से बनाते हैं ताकि ये वियर और टीयर को भी बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर सके, मतलब कि अब इसकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी हो। बट इसके कारण से क्या होता है, एचएसएस से बनने के कारण साइन बार की जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हो गया साइन बार। साइन बार के बाद में हम आएंगे स्पिरिट लेवल पे। तो स्पिरिट लेवल क्या होता है, हम फाइंड आउट द एंगल विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट लेवल क्या हमें बताता है कि स्ट्रेटनेस दरअसल बताता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस वो स्ट्रेट है कि नहीं, वो 180 डिग्री में है कि नहीं, वो चीज़ हमें बताता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एंगल मेजरिंग डिवाइस ऑफ ग्रेट प्रिसीजन, ए बबल इज इनसाइड द ट्यूब which always lies in the helix position of the tube. For highest tilting a small angle the bubble will move. It shows the sensitivity of 1 mm to 2 mm. Now if r is the radius of the tube and l is the distance by which the graduation are separated, then the angle of tilt theta corresponding to one division movement or bubble will be given by theta equals to l by r. Okay, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि देखिए अगर कोई भी अगर एक साइन बार देखिए इस प्रकार से रहता है, साइन बार को हम देख लेते हैं, इस प्रकार से रहता है साइन बार। यह ग्रीन कलर का एक वाटर जैसा रहता है, हम इसे ट्रांसपेरेंट हम वाटर नहीं बोल सकते, इसमें कुछ कलर को ऐड कर दिया जाता है ताकि बबल्स जो है वो आसानी से हमें दिख जाए। और जो ग्लास रहता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, वाटर कलर। और देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के हैं ये, दरअसल किसी भी एंगुलर को भी ये उसकी जो एंगल है वो बराबर है कि नहीं, बराबर वो 45 डिग्री में या 90 डिग्री में है कि नहीं, या बराबर वो फ्लैट सरफेस है कि नहीं, इस चीज़ को देखने के काम आता है। ये जनरली जब किसी भी हम कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है, जब हम टाइल्स लगाते हैं, या ये प्लम्बर लोगों के भी बहुत ज़्यादा काम आता है कि किस तरफ हमको ज़्यादा स्लोप देना है वाटर का। तो ये बहुत सारे सिविल काम में आते हैं, मैकेनिकल काम में आते हैं ये साइन बार। तो ये बेसिकली सरफेस के स्मूथनेस या उसके एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल को ये डिफाइन करते हैं, मतलब कि वो किस तरफ से उठा हुआ है, किस तरफ से वो मिसमैनेज है। तो देखिए यही चीज़ बताया जा रहा है। सेंसिटिविटी जो होता है साइन बार का वो होता है एंगल इन सेकेंड्स बाई 1 डिवीजन ऑफ ट्यूब इन mm। तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से रहता है, ये देखिए मैं दिखलाता हूँ आपको। ये हो गया एक साइन बार और ये हो गया, देखिए इसी प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, डिविजन्स बने होते हैं स्केल किस्म के, और उस स्केल में क्या आप देख सकते हैं कि ये जो बबल है किस तरफ ट्रैवल कर रहा है। अगर ये सेंटर में है देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर ये इस तरफ जा रहा है, अगर राइट की ओर अगर ये बबल जा रहा है, इसका मतलब कि क्या है, लेफ्ट की ओर उसका अपोजिट साइड में हमेशा देखेंगे, लेफ्ट साइड क्या है उसका अप है। और अगर बबल जो है अगर लेफ्ट की साइड जा रहा है तो उसका राइट साइड क्या है, अप है। आप उसको जब आप प्रैक्टिकली जब आप मेजर करेंगे ये स्पिरिट गेज को, तो आपको खुद ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो हमें हमेशा बबल को क्या करना है,
सेंटर में रखना है, बीच में रखना है। जो बबल का जो हिस्सा है बीचों बीच वाला, वो हमें हमेशा क्या करना है, सेंटर में रखना है। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा स्पिरिट लेवल हो गया। तो स्पिरिट लेवल होता क्या है, सरफेस के स्मूथनेस या फ्लैटनेस को हमें मेजर करने के काम आता है और उसे मैनेज करने के काम आता है। अब हम अगला देखते हैं एंगल गेजेस, जिसे कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण गेज। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल, दिस आर मेड ऑफ हार्डन्ड स्टील ब्रैकेट में हाई स्पीड स्टील HSS एंड सीजनड केयरफुली टू एंश्योर परमानेंस ऑफ एक्यूरेसी। द मेजरिंग फेसेस are left and polished to a high degree of accuracy and flatness. Like slip gauges, these slip gauges are divided into 3 series. पहला है डिग्री, मिनट्स, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हम जो वॉच जो रहता है उसके हम प्रिंसिपल को यहाँ पर हम अडॉप्ट करते हैं। और ये जो एंगल गेजेस जो बना होता है वो किसका बना होता है, हाई स्पीड स्टील का बना रहता है, जो कि हैवी ड्यूटी और हाई ड्यूरेबल और हाईली रिलायबल रहता है, ज़्यादा भरोसेमंद भी रहता है एंगल गेजेस, जो कि हाई स्पीड स्टील का बनता है। और इस एंगल गेजेस को हम 3 और सीरीज में हम आगे की ओर बांट सकते हैं। सबसे पहला रहता है डिग्री, जिसे कि हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। दूसरा रहता है मिनट, जिसे कि हम एक सिंगल डैश से हम डिनोट करते हैं। और तीसरा रहता है फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, जिसे कि हम आर्स भी बोलते हैं, जैसे कि हम डिग्री फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होगा यहाँ पर, जैसे कि हम डबल डैश लगा करके। डिग्री को हम सिंगल डिग्री, जैसे आप देखे होंगे प्रोटेक्टर का जो भी मेजरमेंट आता है एंगल का 30 डिग्री 40 डिग्री, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिख देते हैं डिग्री लगा करके। मिनट्स में हम 1 डैश लगाते हैं और फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स मतलब कि सेकेंड में हम क्या करेंगे, दो डैश लगाएंगे हम। ओके, हम क्या करेंगे, 2 डैश लगाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं द एंगल गेजेस इन कंबाइनिंग can be added or subtracted to make a large number of combination. The gauges are about 76.2 mm long and 15.87 mm wide. The 13 gauges set is follows. तो यहाँ पर देखिए 13 सेट ऑफ गेजेस हैं यहाँ पर। पहला है 1, 3, 6, 9, 27 एंड 41, ये डिग्री के हैं। तो हमें जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसे हमें इन्हीं डिग्री, मिनट्स और सेकंड के माध्यम से ही हमें क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो इसके ऊपर में इसी से रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं इसी यूनिट में। तो न्यूमेरिकल्स को भी हम देखेंगे। तो जब न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो ये सारी चीज़ों को भी हम साथ में एंगल गेजेस को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो जो एंगल ये लेफ्ट की तरफ होता है उसे हम प्लस में डिफाइन करते हैं, बट जो एंगल राइट की तरफ होता है, देखिए यहाँ पर अल्फा, तो इस अल्फा को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव अल्फा। ये जो बीटा देखिए लेफ्ट की तरफ है तो इसे हम पॉजिटिव बीटा बोलेंगे, बट ये अल्फा नेगेटिव अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टुवर्ड्स राइट की ओर में ये एंगल बना रहा है। सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका जो भी कैलकुलेशंस हैं डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स का, उसको हम जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उस दौरान में हम ये सारी चीज़ों को भी कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखते हैं, ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑटो कॉलीमीटर एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। तो ऑटो कॉलीमीटर होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये, इसको हम देख लेते हैं साइन बार, ये भी हमने देख लिया था, जो कि हमको सरफेस को मेज़र कराने के काम आता है। ये भी हमने देख लिया था, जिसे कि हमें हमेशा क्या करना होगा, सेंटर में ही मेंटेन करके रखना होगा, हमें इसे आगे पीछे रोटेट नहीं करना है। और ये हो गया, देखिए ये स्ट्रेटनेस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट रखा हुआ है कि नहीं। ये देखिए 3-4 तरीके से हम इसको मेज़र कर सकते हैं, ये इस बबल से, स्पिरिट गेज से। तो इसे हमको केयरफुली हैंडल करना होता है। ये बहुत ही केयरली किसी भी हार्डवेयर शॉप में आपको अवेलेबल हो सकता है, बट बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल प्रोडक्ट है। आगे देखते हैं, ये एंगल गेजेस, लाइक लीनियर गेजेस ब्लॉक, एंगल गेजेस ब्लॉक्स कैन ऑल्सो बी रंग टुगेदर टू बिल्ड अप ए डिज़ायर एंगल। जैसे कि लीनियर गेज ब्लॉक को हम एक साथ हम जोड़ सकते हैं, वैसे ही एंगल गेज ब्लॉक को भी हम एक साथ जोड़ सकते हैं, जिससे कि हम बहुत से एंगल को एक साथ मेजर कर सकते हैं। इन एडिशन दे कैन ऑल्सो बी सब्ट्रैक्टेड टू फॉर्म ए स्मॉलर एंगल एज ए डिफरेंस ऑफ 2 लार्जर एंगल्स एज सोन इन फिगर। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ बताया जा रहा है, द प्लस एंड माइनस एंड्स ऑफ ब्लॉक्स आर मार्क्ड। तो यहाँ पर प्लस और माइनस को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। जैसे बीटा है तो ये माइनस हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा जो है ये टुवर्ड्स लेफ्ट की ओर देखिए अपना एंगल बना रहा है तो ये प्लस में रहेगा। बीटा जो है टुवर्ड्स राइट की ओर बना रहा है एंगल, तो मतलब माइनस में रहेगा। तो अल्फा माइनस बीटा, जैसे यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों क्या चीज़ें प्लस प्लस में रहेंगे।
यहाँ पर देखिए लेस देन बना हुआ है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, इस प्रकार से बना हुआ, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये ब्लॉक प्रोवाइडेड रेंज 0 से 90 के बीच में 59 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स इन स्टेप ऑफ 1 सेकेंड, 13 पीसेस ऑफ सेट एंगल गेजेस ब्लॉक्स हैज बीन फॉलोइंग गेजेस। तो देखिए इस प्रकार से एंगल को अगर हमें मेजर करना है तो हम एंगल गेज का यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से। जो प्लस है उससे हम प्लस करेंगे, जो माइनस है हम उससे माइनस करेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि ये क्या चीज़ है, एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑटो कॉलीमेटर में क्या हो रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक पॉइंट सोर्स से क्या आ रहा है, लाइट रेज आ रहा है, और वो क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, डाइवर्ज हो जा रहा है, और उस लेंस में जाकर के वो कॉन्वर्ज हो जा रहा है, मतलब आपस में मिक्स हो जा रहा है, और मिक्स होने के बाद में वो स्ट्रेट प्लेन रिफ्लेक्टर में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कॉलीमेटिंग लेंस लिखा हुआ है, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस, पॉइंट सरफेस लिखा हुआ है, फोकल प्लेट लिखा हुआ है, कॉलीमेटिंग लेंस इट कन्वर्जेस द बीम रेज। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कॉलीमेटिंग लेंस मतलब कि कॉनकेव लेंस होगा ये। तो यहाँ पर जो है जिस मिरर में ये इमेज बना रहा है, अगर मिरर को अगर हमें मेजर करना है एक प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो मिरर को अगर हम एक थीटा अगर आगे की ओर बढ़ाएं या पीछे की ओर अगर हम इसे अगर इस तरफ अगर रख दें, तो इसका जो थीटा की जो वैल्यू है जहाँ पर ये इमेज को बना रहा है, वो कितना थीटा आगे या पीछे हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। अगर 2 डिग्री अगर हम इसे टिल्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 डिग्री दिखेगा, 8 करेंगे तो यहाँ पर 16 डिग्री यहाँ पर दिखेगा। तो जो भी हम यहाँ पर मूवमेंट करेंगे वो आगे में क्या दिखेगा, हमें बढ़ करके दिखेगा। तो इसमें ऑटो कॉलीमेटर में हमें उसे हाफ कर लेना है, यही होता है ऑटो कॉलीमेटर। ऑटो कॉलीमेटर के बारे में कुछ थ्योरी में भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे हम अच्छे से ध्यान से समझ लेते हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल angular differences for small angular measurement, provides a very sensitive and accurate approach. It is essentially an infinity telescope and a collimator combined into one instrument. The principle on which it works, its reflector is moved very much back, then miss the lens, and no image will be formed. Thus, for full range of reading of the auto polymeter to be used, the maximum remoteness of the reflector is limited. For high sensitivity or for large value of x, for a small angular deviation o, a large focal length is required. In auto collimator, the difference in angle will be calculated optically with the help of collimating lens and reflector. द डिफरेंसेस इन एंगल विल बी ऑब्जर्व। देखिए यहाँ पर थोड़ा हमने लंबा चौड़ा हमने इस चीज़ को पढ़ लिया है, बट समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, तो हम इसे समझ भी लेते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो ऑटो कॉलीमेटर है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से हम सीधा सीधा समझ जाते हैं। यहाँ पर हम कहाँ तक पहुँचे थे, ये कंप्लीट हो गया था, ये भी फिगर को हमने समझ लिया था। एंगल गेजेस देखिए इसी प्रकार से रहते हैं, स्टील के कुछ पतले और फिर उसके बाद मोटे होते जाते हैं, चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो देखिए 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, तो इसी प्रकार से आपको एंगल गेजेस मिलेंगे जो कि किसी भी एंगल या हाइट को हमें फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये देखिए ये साइन एंगल गेजेस के ही हैं, ये देखिए इस प्रकार से एंगल बने हुए हैं। ये देखिए जो हम ऑटो कॉलीमेटर जो हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए ऑटो कॉलीमेटर जो हमने अभी पढ़ा कि 1 डिग्री अगर हम टिल्ट करेंगे तो कितना डिग्री टिल्ट हो जाएगा, 2 डिग्री टिल्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पर भी बताया जा रहा है डायग्राम के माध्यम से। ये देखिए ये बनाया जा रहा है, ये देखिए इस प्रकार से। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये देखिए कॉलीमेटिंग लेंस है, प्लेन रिफ्लेक्टर 90 और पॉइंट सोर्स है, और रिफ्लेक्टर एट 90 डिग्री विद अ डिफरेंट of rays. Reflector is not at right angle to direction of the rays. तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ किया जा रहा है कि ये जो स्मूथ सरफेस है उसे क्या कर रहे हैं, हम टिल्ट कर दे रहे हैं। तो जो इसका फोकल लेंथ है, फोकल इमेज जो बनना चाहिए वो उस जगह ना बन करके कहीं और पर बन रहा है। तो जो भी डिफरेंस है उसे हम मेज़र करके यहाँ पर थीटा की भी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए ये बताया जा रहा है टेलीस्कोप की तरह ये ऑटो कॉलीमेटर से भी हम किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं, और उसके टिल्टिंग पर ये डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर एक ये आई पीस है, फिर उसके बाद ये एक हाफ लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये सॉरी
कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, फिर उसके बाद ये मेजरिंग ग्रांटेड है, ये लैंप डिफ्यूज़र है, और ये देखिए ये क्या चीज़, बीम स्प्लिटर है, मतलब फैलाने वाला है, बीम को स्प्रेड करता है। और ये देखिए ये क्या चीज़, ऑब्जेक्ट है, और ये रिफ्लेक्टर ऑन वर्कपीस, मतलब कि ये कांच लगा हुआ है। तो अगर इस कांच को अगर हम हल्का सा भी अगर टिल्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये आई का भी जो पोजीशन है वो ऊपर या नीचे की ओर हो जाएगा। हम सापेक्ष, किस सापेक्ष में हम इस रिफ्लेक्टर को ऊपर या नीचे कर रहे हैं, वैसे ही हमारे आई पीस का भी जो लोकेशन है देखने का इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप को, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोकॉलीमेटर। ओके, अगला जो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एंगल डेकर। तो एंगल डेकर को हम हिंदी में भी एंगल डेकर के कार्य ही कहते हैं। इसको हम देखेंगे एंगल डेकर, इसको पढ़ करके भी देख समझ लेते हैं। एंगल डेकर इज अ टाइप ऑफ ऑटोकॉलीमेटर। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल इल्यूमिनेटेड स्केल in the focal plane of the objective lens. The scale in normal position is outside the view of the microscope eyepiece. Though this is not a precision instrument as compared to the autocollimator, it has wide field of application for general angular measurements, as angular variation are read directly without the operation of micrometer। तो देखिए यहाँ पर ये बनाया गया है ऑटोकॉलीमेटर की तरह, एंगल डेकर हम जो बोलते हैं वो बनाया गया है। ये भी हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आता है किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है और उसके यूजेस को भी यहाँ पर बताया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। इस डायग्राम को हम यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है, देखिए लैंप लगा हुआ है, प्रिज्म है, प्रिज्म से फिर इसका देखिए माइक्रोस्कोप या आईपीस जो लगा हुआ है वहाँ से भी एक रेज आ रहा है और ये प्रिज्म से भी रेज आ रहा है। अब प्रिज्म से आने के बाद में देखिए ये सरफेस के स्मूथनेस को यहाँ पर बताएगा। सरफेस अगर अनस्मूथ है, जो वर्कपीस जो दिख रहा है अगर अनस्मूथ है, तो ये जो इमेज है वो बराबर प्रिज्म में वापस आकर के नहीं बन करके वो इधर उधर बनेगा। तो खैर ये बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। इसे आप फिर उसका आसानी से आप क्या कर सकते हैं, मेज़र भी कर सकते हैं कि ये जो वर्कपीस है इसका जो सरफेस है वो कितने एंगल या कितने डिग्री में क्या है, वो डाइवर्टेड है या उसमें कुछ मिसिंग है, उस चीज़ को हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेज़र कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में या हैंडबुक या नोट कॉपी में भी आप क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये। और एंगल डेकर जो है ये एग्ज़ाम्स में भी कई बार पूछा गया। अगर आप यूनिवर्सिटी के पेपर्स देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए लैंप लगाया गया है, प्रिज्म लगाया गया है, ये सारा जो अरेंजमेंट है ये क्या चीज़ को देखने के लिए बताया गया है, ये है इस सरफेस के स्मूथनेस को, इस सरफेस के स्मूथनेस को देखने के लिए बनाया गया है। ओके, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से पिक्चर्स जो हैं ये पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ पर देखिए ये लाइट सोर्स हमने फिर से लिया है, इसे हमने क्या बोला, इल्यूमिनेटेड स्केल हम बोले हैं या एनग्रेव्ड ऑन ग्लास स्क्रीन हम बता रहे हैं। तो लैंप जो है ये जनरली इनकास्डेंट जो लैंप रहता है वही लैंप है। उसके बाद में ये प्रिज्म में जाता है, प्रिज्म में जाने के बाद में 7 रंग में बिखर जाता है। उसके बाद में एक जो प्लेट सरफेस जो रहता है उसमें ये रिफ्लेक्ट होता है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद में फिर उसी बॉक्स का ही जो लाइट जो आ रहा है बाहर से अंदर की ओर, तो वही लाइट क्या होगा, ये अंदर से बाहर की ओर जाने का भी कोशिश करेगा। तो देखिए डेटम स्केल है, मतलब कि एक मिरर जैसा लगा हुआ है, इसे हम बोल सकते हैं डेटम स्केल अक्रॉस सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो देखिए ये अगर टिल्ट होगा तो हमारा आई पीस भी आगे पीछे करना पड़ेगा। 0 पोजीशन से जो भी अगर वैल्यू को चेंज करेंगे उसे हम यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए यहाँ पर आई पीस लगा हुआ है, ग्लास स्क्रीन, ग्रेटिकल इन फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा हुआ है, कॉलीमेटिंग लेंस लिखा हुआ है। कॉलीमेटिंग लेंस मतलब कि कॉनकेव लेंस, वर्क पीस मतलब कि रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, एंगल डेकर हम कहेंगे। तो एंगल डेकर के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है, एंगल डेकर कैन बी यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ गेज ब्लॉक्स। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो एंगल डेकर जो होता है वो गेज ब्लॉक को एंगल को मेज़र करने के काम आता है। और यूज़ ऑफ एंगल डेकर के उपयोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। पहला है टू मेज़र
द एंगल ऑफ कॉम्पैक्ट। दूसरा पॉइंट है टू ऑब्टेन प्रिसाइज एंगुलर सेटिंग फॉर मैचिंग ऑपरेशंस। तीसरा पॉइंट है टू चेक द स्लोपिंग एंगल ऑफ कंपोनेंट्स लाइक ए वी बेल्ट। और चौथा पॉइंट है टू मेजर द एंगल ऑफ द कोन और टेपर गेजेस। तो ये चारों जो है ये यूज़ ऑफ एंगल डेकर है, ये काम करते हैं। देखिए ये मेज़र करता है एंगल को किसी भी फर्श की दुकान में, और ये बता रहे हैं टू मेज़र द एंगल ऑफ कोन और टेपर गेजेस, मतलब टेपर एरिया को भी ये क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। टू ऑब्टेन प्रिसाइज एंगुलर सेटिंग ऑफ मशीनिंग ऑफ, ये दोनों मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी यूनिट के आधार पर हम न्यूमेरिकल्स को भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे, और इसे आप अपने कॉपी में अच्छे से बनाइए, ड्रॉ करिए। अब ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जैसे कितना हमें लिखना है या पढ़ना है, तो आप हर एक लेक्चर में जितना मैं बताता हूँ उतने को अगर आप अच्छे से पढ़ करके चलेंगे तो आपका साथ ही साथ बहुत अच्छे से तैयारी भी होता चला जाएगा। तो मेरा ये पर्सनली सलाह है कि आप एक सेपरेट कॉपी बनाइए जो कि असाइनमेंट कॉपी की तरह ही रहेगा, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्लास में होमवर्क के बाद में जो भी लिखना पड़े या कुछ याद आ जाए या कॉलेज में कुछ ऐसा काम है जो कि आप भूल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को लिख करके निकलिए और वैसा काम करिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।